जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भाग 8 और ये गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले दिन हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NHRC भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग NHRC करके बार बार इस शब्द का अगर मैं यूज करूं तो आप समझ जाएंगे कि हम लोगों का क्या है, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये क्या है और ये क्यों बनाया गया, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पूरे वर्ल्ड में ये चीजें हैं। ठीक है, हर एक देश के लिए अपना अपना एक मानवाधिकार आयोग है। हमारे देश के लिए हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। देखिए, हम लोगों को सभी जीव जंतु हर चीज को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लोगों के लिए मेन बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रकृति के द्वारा हर किसी को अ, प्रकृति के अनुसार जीने का अधिकार प्राप्त है। तो वो जो अधिकार है, वो अधिकार यदि व्यक्ति को नहीं मिलता है या फिर व्यक्ति को एक तरीके से उसका अधिकार जो है वो हनन हो रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए ये आयोग बनाया गया है। ठीक है, अगर हम लोग एक मूल रूप से समझें तो मूल रूप से बात यही है, लेकिन ये क्या है, संविधान के अंतर्गत नहीं है। ये गैर संवैधानिक निकाय है, इसको अलग से अधिनियम के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य आप समझ गए कि लोगों के अधिकार का रक्षा करना। ठीक है, उसको देखना, कहीं उसका कोई भी वायलेशन होता है तो उसको देखना, ये सारी चीजों के लिए इसको बनाया गया है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, तुरंत हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला टॉपिक याद रखेंगे, मानव संरक्षण अधिनियम 1993। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि 1993 के द्वारा ही ये गठित किया गया है। ये जो NHRC जो है, इसका गठन 1993 का, ये जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये इसका गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग SHRC कहते हैं, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इस तरीके से ये जो अधिनियम है, इसमें ये प्रावधान किया गया कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग होगा और एक राज्य के स्तर पर आयोग होगा, और इतना ही नहीं बल्कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो मानवाधिकार न्यायालय भी होगा। जिस तरीके से बाकी हम लोग जो मामले होते हैं उसके लिए न्यायालय है, उसी तरीके से मानवाधिकार आयोग के लिए भी एक न्यायालय का भी व्यवस्था किया गया है। यदि आवश्यकता पड़ता है तो उसको भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा। देखिए, ये जो मानवाधिकार का संरक्षण करना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो इसका कॉन्सेप्ट आया पेरिस समझौते से। हम लोग बहुत बार इसको सुने होंगे कि पेरिस सिद्धांत, इस तरीके से जो हम लोग वर्ड जो सुने हैं, तो ये जो है 1991 में पेरिस सिद्धांत, पेरिस समझौता हुआ, वहां से ये मानवाधिकार आयोग का संरक्षण की बात वहां से की जाने लगी, और फिर वहां से हर एक देश को अपनाने के लिए एक यहाँ से एक मोटिवेशन मिला, और फिर हर एक देश में अपने अपने स्थितियों के अनुसार इसको अपनाना शुरू किए। तो याद रखेंगे, जो मानवाधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो ये देखिए, अक्टूबर 1991 में हुए पेरिस पेरिस समझौते में जो मानवाधिकार संरक्षण से रिलेटेड जो वहाँ पे एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया, उस समय से फिर धीरे धीरे करके हर एक देश में अपनाया जाने लगा, और हमारे देश में भी 1993 में अपनाया गया। देखिए, अब आगे देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, इसकी संरचना देखेंगे हम लोग, यानी कि इसका बनावट कैसा होता है, इसमें कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, क्या क्या होता है, उनका नियुक्ति कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है, ये अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाए।
जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है ये 2016 में भी थोड़ा सा चेंजेस आया, और ये अभी करंट में 2019 में चेंजेस आया है इसमें। उस अधिनियम के तहत हम लोग अब पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आया है और अब उसकी संरचना कैसी है। देखिए, इस अधिनियम के बाद, संशोधन के बाद, ये जो मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 जो आया, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक अध्यक्ष और निम्न जो भी सदस्य होंगे, वो सदस्य फिर पदेन सदस्य से मिल करके एक तरीके से बहुत सदस्यीय संगठन बनेगा। सबसे पहला बात ये याद रखना है कि बहुत सदस्यीय संगठन यानी कि आवश्यकता के अनुसार इसमें सदस्य बन सकते हैं, और इसमें एक अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है, जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश जो बना हुआ हो या फिर हो, उसको भी हम लोग यहाँ पे उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी कि ये एनएचआरसी का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और अब सर्वोच्च न्यायालय का केवल न्यायाधीश भी हो सकता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा देखिए, एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सदस्य जो न्यायाधीश होता है, वो भी जो सदस्य है, वो सदस्य बनने के लिए कौन योग्य होगा? यहाँ पे ये जो योग्यता होगी वो क्या होगी? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उच्चतम न्यायालय में कार्य कर रहा है या फिर सेवानिवृत्त है, ठीक है। देखिए, इसमें अलग से एक और बात बताया गया, सदस्यों में जो 3 सदस्य रहेंगे, इसमें 3 सदस्य रहेंगे, उससे ज्यादा रहेंगे, लेकिन जो 3 सदस्य जो मुख्य जो सदस्य रहेंगे उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि उसमें से एक महिला होनी आवश्यक है, ठीक है। क्यों होना आवश्यक है? देखिए यहाँ पे अभी जो संशोधन हो उसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया गया है। मानवाधिकार संरक्षण यानी कि मानव के अधिकारों का संरक्षण करना है, तो वो किस तरीके से किया जाए? अ, हर एक लेवल पे करना जरूरी है ना। तो महिलाओं से रिलेटेड भी ये सारी चीजें जो महिलाओं के जो अधिकार है उसके साथ भी हनन होता है। तो कहीं ना कहीं यदि आयोग में महिला रहती है तो उस चीज को अच्छे से समझ करके, देख करके उस चीज को भी संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उसी तरीके से यहाँ पे जो अभी क्या है कि जितने भी ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये जितना भी है, ये सभी चीजें क्या है, इन्हीं के साथ तो सबसे ज्यादा इनका अधिकारों का हनन होता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि अब इसके सदस्य जो रहेंगे, जो मानवाधिकार ये आयोग के जो सदस्य रहेंगे, ये सभी रहेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, इन सभी के जो आयोग के जो लोग हैं वो भी इसके सदस्य रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बदलाव किया गया, ठीक है। अब महिला कैसी होगी? महिला को ये जो मानवाधिकार है इससे रिलेटेड उसको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये भी हम लोग को समझ में आ गया कि देखिए इसके अलावा जैसे कि अध्यक्ष है, उसके अलावा भी और ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सभी सभी इसके जो लोग हैं, जो इसके व्यक्ति हैं, वो सभी एक एक सदस्य भी होंगे इसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी संरचना के अंतर्गत ही हम लोग बात कर रहे हैं। ये सभी एनएचआरसी के सदस्य रहेंगे। देखिए, उसके बाद से अब जो अध्यक्ष होंगे और सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पे कैसी होगी? नियुक्ति प्रक्रिया को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो नियुक्ति होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है ना। देखिए, जो अध्यक्ष का जो नियुक्ति होगा उसमें राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे, ठीक है, लेकिन
जो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे वो अपने विवेकानुसार नहीं कर सकते हैं। इसमें एक सदस्य का एक मतलब 6 सदस्यों का एक समिति बनेगा। वो समिति जो होंगी, वो समिति ही जो एनएचआरसी के जो सदस्य बनने चाहिए उनका सिलेक्शन करेगी। ठीक है, उनका सिलेक्शन करेगी, उनका नाम सुझाव देगी, उसके बाद से वो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेंगे। तो ये जो सदस्यीय समिति है, इस समिति में कौन कौन रहेंगे, तो देखिए इसमें पहला प्रधानमंत्री रहेंगे जो अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, राज्यसभा के उपसभापति रहेंगे और दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता रहेंगे। यानी कि लोकसभा के एक विपक्षी दल के नेता और राज्यसभा के, इस तरीके से ये 6 लोग हो गया। तो 6 सदस्यीय समिति ये हो गया। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो 6 सदस्यीय समिति बनती है उसमें से निम्नलिखित में से कौन से नहीं है या कौन से हैं, ये इस तरीके से जो प्रश्न बनेंगे ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। ठीक है, देखिए कार्यकाल में भी संशोधन किया गया है। अभी जो 19 में ये जो अधिनियम है 2019 का, इसमें क्या किया गया है, पहले 5 वर्ष का था, अभी केवल सदस्यों के लिए, सभी के लिए मतलब 3 वर्ष की अवधि कर दी गई है और एज जो है 70 वर्ष है। ठीक है ना, तो या तो वो लोग 3 साल तक सेवा दे सकते हैं या फिर 70 साल की एज तक। देखिए आगे देखते हैं हम लोग इस्तीफा और निष्कासन कैसा है। इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले तो इस्तीफा के अंतर्गत हम लोग को पता है कि सभी को ये अधिकार है, जो भी व्यक्ति यदि काम कर रहा है वो अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि वो व्यक्ति या फिर दिवालिया हो, विकृत दिमाग का हो या शारीरिक दिमागी रूप से दुर्बल हो एक तरीके से, या फिर किसी अपराध में कारावास की सजा हो। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं वेतन वगैरह पैसे वगैरह के चक्कर में ये लगा हुआ हो, तो इसके आधार पर भी निष्कासन किया जा सकता है। और अध्यक्ष और अन्य सदस्य को जो है जो राष्ट्रपति निकालने का एक और यहाँ पे क्या है कि वो लोग कब ऐसा निकालने का, उसमें भी कार्यवाही क्या क्या होगा वो मैं बताऊंगा। देखिए वो तो या फिर कदाचार हो या अक्षमता हो। अगर ऐसी स्थिति में कोई भी इस एनएचआरसी का सदस्य पाया जाता है तो राष्ट्रपति इस मामले को सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को भेजेंगे। ठीक है, यदि मान के चलो कोई भी ऐसा जो सदस्य है इसका वो कदाचार या अक्षमता का शिकार पाया जाता है, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास विचार करने के लिए भेजेंगे इस मामले में। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको लगता है कि हाँ ये बात सही है, जो सदस्य हैं वो कदाचार में लिप्त पाए गए हैं, तो अगर वो चीज़ सही है तो फिर जो सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा, ये भी आपको याद रखना कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे बाध्य रहेगी। ठीक है ना, तो अगर जो सर्वोच्च न्यायालय यदि कहता है कि नहीं ये लोग एकदम बेकसूर हैं, तो फिर राष्ट्रपति को भी यही करना पड़ेगा। और यदि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि नहीं इनकी गलती है, तो फिर उनको पद से हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से पद से हटाने की ये प्रक्रिया होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद से इसमें पुनर्नियुक्ति भी होता है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसके जो सदस्य हैं वो पुनर्नियुक्त भी हो सकते हैं, ये याद रखना है। और ये किस में आया, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये जो संशोधन अधिनियम है 2019 का, इसमें ये जोड़ा गया है कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति का प्रावधान है इसमें। ठीक है ना, ये लोग अब क्या है मतलब एक बार इनका अगर कार्यकाल पूरा हो गया है तो ये लोग फिर से नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है इतना जो है ये कंप्लीट हो गया है। ये जो हमारा चैप्टर है बस इसमें इतना ही, हम लोग को इतना ही अच्छे से समझना था, पढ़ना था। ठीक है ना, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इसको आप अच्छे से याद करके रख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे भी एक दो प्रश्न बनता है। ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग को फिर अगले चैप्टर में फिर से अगले सब्जेक्ट को इसमें देखेंगे कि अगला टॉपिक को इसमें देखेंगे।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।